बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा ब्रांच अकाउंट का नया लेक्चर होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं और उसके बाद हम सोल्यूशन पे आएंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। द हेड ऑफिस ऑफ अ कंपनी इनवॉइसेस गुड्स टू इट्स जेहलम ब्रांच एट कॉस्ट, who also purchases goods independently from local parties for which payments are made by the head office। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में ये जो सेंटेंस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। वो कह रहे हैं द हेड ऑफिस ऑफ अ कंपनी इनवॉइसेस गुड्स टू इट्स जेहलम ब्रांच एट कॉस्ट। जो हेड ऑफिस है वो अपने ब्रांच जो कि जेहलम है उसको जो चीज़ सेंड करती है वो कॉस्ट प्राइस पे सेंड करती है। यहाँ से स्टूडेंट्स आगे एक पॉइंट है, हु आल्सो परचेजेस गुड्स इंडिपेंडेंटली। जो ब्रांच है जेहलम ब्रांच वो चीज़ें खुद भी इंडिपेंडेंटली खुद खरीदते हैं फ्रॉम लोकल पार्टीज, जो लोकल शॉप्स हैं या लोकल जो पार्टीज हैं, फॉर विच पेमेंट्स आर मेड बाय द हेड ऑफिस। लेकिन जो पेमेंट उसकी होती है वो कहाँ से आती है? हेड ऑफिस से। स्टूडेंट्स याद रखें, जो इससे पहले लेक्चर से स्पेशली शायद फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैं आपको बता चुका हमारे पास दो तरह की ब्रांचेस होती हैं। एक होती है डिपेंडेंट ब्रांच और एक होती है इंडिपेंडेंट ब्रांच। स्टूडेंट्स, डिपेंडेंट ब्रांच वो होती है जिसमें तमाम चीज़ों के लिए जो ब्रांच है वो हेड ऑफिस को देख रही होती है, ठीक है, कि हेड ऑफिस जब स्टॉक वगैरह देगी तभी आगे हम सेल करेंगे। और एक होते हैं इंडिपेंडेंट ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच स्टूडेंट्स वो होती है जिसमें अगर कोई स्टॉक वगैरह या सामान खत्म भी हो जाए ब्रांच के पास तो उसको हेड ऑफिस ने परमिशन दी होती है कि आप लोकल पार्टीज आसपास जो दुकानें हैं, शॉप या कुछ भी, वहां से आप चीजें खरीदें और आगे सेल करें। लेकिन जहां से आप वो चीजें खरीदेंगे ना उनके लिए पेमेंट आपको कौन करेगा? हेड ऑफिस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहां से पता चल रहा है हु आल्सो परचेजेस गुड्स इंडिपेंडेंटली फ्रॉम लोकल पार्टीज फॉर व्हिच पेमेंट्स आर मेड बाय द हेड ऑफिस। यानी हेड ऑफिस ने परमिशन दी हुई है कि आप लोकल पार्टी से चीजें खरीदें, खुद बता भी रहे इंडिपेंडेंटली, और उसके लिए पेमेंट कौन करेगा? हेड ऑफिस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें आइडिया हो रहा है कि जो ब्रांच है ये कौन सी ब्रांच है? इंडिपेंडेंट ब्रांच अकाउंट है, ठीक है। स्टूडेंट्स, आगे कह रहे हैं ऑल द कैश collected by the branch is banked on the same day to the credit of the head office। कह रहे हैं जो भी कैश वगैरह आता है ब्रांच के पास वो उसी दिन में ही हेड ऑफिस को वो सेंड कर देते हैं, यानी उनके अकाउंट में जमा कर देते हैं। एंड ऑल एक्सपेंसेस आर डायरेक्टली पेड बाय द हेड ऑफिस एक्सेप्ट फॉर अ पेटी कैश अकाउंट मेंटेन्ड बाय द ब्रांच फॉर व्हिच पीरियोडिकली ट्रांसफर आर मेड फ्रॉम द हेड ऑफिस। स्टूडेंट्स कह रहे हैं जो भी चीजें वगैरह से कैश कलेक्टेड बाय द ब्रांच, जो भी कैश आ जाता है ब्रांच के पास डेटर्स वगैरह से या कैश सेल्स पे, वो उसी दिन वो हेड ऑफिस के अकाउंट में जमा कर देते हैं, इसलिए क्या है? क्रेडिट साइड, ठीक है। और जो भी एक्सपेंस वगैरह करते हैं उनके लिए पेमेंट कहाँ से आती है? हेड ऑफिस से आती है, ठीक है, सिवाय पेटी कैश के जो कि वो टाइम टू टाइम हेड ऑफिस उसका पैसा ब्रांच को सेंड करते हैं। 12 स्टूडेंट, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है। मेन पॉइंट ऊपर हम बता चुका हूं मैं आपको कि ये कौन सी ब्रांच है? इंडिपेंडेंट ब्रांच है। उसके बाद स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स शो द ब्रांच अकाउंट इज मेंटेन्ड इन द हेड ऑफिस बुक्स रिफ्लेक्टिंग द ब्रांच प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2010। सिर्फ स्टूडेंट्स ब्रांच अकाउंट बनाना है, ठीक है जी। और मेन पॉइंट ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि ये कौन सी ब्रांच है? स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंट ब्रांच अकाउंट है। अब याद रखें स्टूडेंट्स, अब जब हम ब्रांच अकाउंट बनाएंगे ना तो अभी तक हमने जितने भी लेक्चर किए थे कि डेबिट पर क्या आता है? ओपनिंग बैलेंस, फिर यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस, फिर गुड्स सेंड, ठीक है, और फिर गुड्स रिटर्न माइनस करते हैं और इधर एक्सपेंस और वहां सेल्स वगैरह। यानी स्टूडेंट्स अभी तक हमने ब्रांच अकाउंट में जो भी चीजें रिकॉर्ड की थी वो तमाम सिर्फ हेड ऑफिस की चीजें थी, ब्रांच की चीजें हमने यहाँ पे कुछ भी मेंशन या रिकॉर्ड नहीं की थी। लेकिन स्टूडेंट्स जब इंडिपेंडेंट ब्रांच अकाउंट हो, ठीक है, तो उसमें हेड ऑफिस के साथ साथ ब्रांच की भी जितनी चीजें होती हैं वो आती हैं साथ साथ। ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में फर्क होता है। डिपेंडेंट में सिर्फ हेड ऑफिस की चीजें आती हैं, जबकि इंडिपेंडेंट में साथ हेड ऑफिस की चीजों के साथ साथ अगर ब्रांच की चीजें भी हैं, वो एक्सपेंस है या सेल्स है कुछ भी, तो वो चीजें भी हम साथ साथ रिकॉर्ड करेंगे। स्टूडेंट्स होप सो आपको ये तमाम डिटेल की अब समझ आ गई होगी। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद हम लिख लेते हैं इन दी बुक्स ऑफ HO यानी हेड ऑफिस, और फिर स्टूडेंट्स हम क्या लिख लेंगे? जेहलम ब्रांच अकाउंट, और फिर स्टूडेंट्स हम क्या लिख लेंगे? फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010। फिर स्टूडेंट्स हम इसका फॉर्मेट बना लेते हैं, जो कि होप सो आपको फॉर्मेट की अब समझ आ गई होगी। यहाँ लिखते हैं डेट, फिर स्टूडेंट्स
डिटेल्स, फिर यहाँ स्टूडेंट्स रुपीज लिखते हैं और फिर वंस अगेन डेट, फिर डिटेल्स और फिर हम क्या लिखते हैं रुपीज। ये स्टूडेंट्स क्रेडिट साइड और ये हम डेबिट साइड। अब स्टूडेंट्स हम पहले पॉइंट पे आते हैं। हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, डेबिट साइड पहला पॉइंट है इम्प्रेस्ड कैश फर्स्ट 2010। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे बैलेंस B/D और फर्स्ट 2010। याद रखिए स्टूडेंट्स, ये जो कह रहे हैं ना इम्प्रेस्ड कैश, ये इट इज अ सेकंड नेम ऑफ पेटी कैश, तो हम नाम ये लिख लेते हैं, लेकिन 12 ये है क्या पेटी कैश ही है। स्टूडेंट्स फर्स्ट यानी ओपनिंग में आ जाएगी प्राइस इसकी 2000। फिर स्टूडेंट्स को कह रहे हैं इम्प्रेस्ड कैश 31 दिसंबर, यानी यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं क्लोजिंग बैलेंस, या क्या लिखते हैं हमेशा हम बैलेंस C/D, ठीक है, जो कि 31 दिसंबर 2010 को होगी। और यहाँ स्टूडेंट्स हम क्या लिख लेंगे इम्प्रेस्ड कैश, ठीक है, जो कि 1850 है। उसके बाद स्टूडेंट्स को क्या कह रहे हैं डेटर्स ऑन फर्स्ट, यानी ये कौन सी डेटर्स हैं स्टूडेंट्स, ओपनिंग डेटर्स, जो कि हमारे पास हैं 25,000। फिर स्टूडेंट्स को क्या कह रहे हैं स्टॉक ऑन फर्स्ट। स्टूडेंट्स ये जरा पॉइंट देखिएगा, ये कौन सी ब्रांच अकाउंट है, यानी इंडिपेंडेंट, तो इसमें हेड ऑफिस के साथ साथ अगर ब्रांच कोई चीज आती है तो वो भी आएगी। अब यहाँ स्टूडेंट्स को कह रहे हैं स्टॉक ऑन फर्स्ट, ठीक है जी, ओपनिंग ही है, लेकिन ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस और डायरेक्टली परचेज बाय ब्रांच, जो हेड ऑफिस ने ओपनिंग स्टॉक दिया वो भी और जो ब्रांच ने डायरेक्टली परचेज किया, तो स्टूडेंट्स दोनों आएंगे। लेकिन आप किस तरह करेंगे, यहाँ लिख लेंगे स्टॉक, अंडरलाइन कर देंगे बिकॉज 2 स्टॉक है, ठीक है। अदरवाइज हम अगर एक बंदे का हो ये हेड ऑफिस से ब्रांच को सिर्फ स्टॉक लेते थे, लेकिन यहाँ दोनों की चीजें हैं तो हम लिखेंगे स्टॉक, और यहाँ इसके अंदर आप लिख लेंगे ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस। स्टूडेंट्स उसकी वैल्यू बाहर आ जाएगी 20,000, और साथ स्टूडेंट्स आप क्या लिखेंगे साथ ही डायरेक्टली परचेज्ड बाय ब्रांच, जो कि स्टूडेंट्स कितनी है 16,000 इसकी वैल्यू है। होप तो स्टूडेंट्स आपको दोनों पॉइंट की समझ आ गई होगी। अब ब्रांच की भी अगर चीजें होंगी तो वो भी इसमें आएंगी। फिर स्टूडेंट्स को कह रहे हैं शॉर्टेज ऑफ स्टॉक स्टूडेंट्स मीन नॉर्मल लॉस, ये हमेशा हम ब्रांच अकाउंट जो ये मेथड होता है इसमें क्या करते हैं इग्नोर करते हैं। फिर स्टूडेंट्स कैश सेल हम कहाँ लिखते थे, यहाँ डेट क्लोजिंग की, और क्या लिख लेंगे कैश सेल्स, जो कि स्टूडेंट्स कितनी है इसकी वैल्यू 45,000। फिर स्टूडेंट्स को क्या कह रहे हैं क्रेडिट सेल्स, जो कि इस मेथड में यानी ब्रांच अकाउंट में हम इग्नोर करते हैं। फिर स्टूडेंट्स डायरेक्ट परचेजेस, अब स्टूडेंट्स ब्रांच ने क्या किए हैं डायरेक्ट परचेजेस किए हैं, चीजें खरीदी हैं, तो ये याद रखिए स्टूडेंट्स यहाँ क्या लिख लेंगे एक्सपेंसेस, इसके अंदर हम लिख लेंगे डायरेक्ट परचेजेस, यानी ये ब्रांच के एक्सपेंस है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे वैसे मोस्टली हेड ऑफिस के एक्सपेंस आते थे, लेकिन अब यहाँ पे हेड ऑफिस के हो या ब्रांच दोनों की चीजें आएंगी बिकॉज ये कौन सी ब्रांच है इंडिपेंडेंट। तो यहाँ स्टूडेंट्स 31/12 लिख लेंगे 2010, और यहाँ पे डायरेक्ट परचेजेस 45,000, यानी ब्रांच और हेड ऑफिस दोनों की चीजें इसमें आएंगी। फिर स्टूडेंट्स को कह रहे हैं स्टॉक ऑन 31/12, यानी स्टूडेंट्स ये कौन सा है ये क्लोजिंग स्टॉक। वन सेकेंड स्टूडेंट्स ओपनिंग की तरह लिख लेंगे स्टॉक अंडरलाइन, फिर लिख लेंगे ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस स्टूडेंट्स, जो कि हमारे पास है 15,000। फिर वो कह रहे हैं स्टूडेंट्स डायरेक्ट परचेज बाय ब्रांच, डायरेक्ट परचेज बाय ब्रांच, ये स्टूडेंट मैं जरा शॉर्टकट लिख रहा हूँ वैल्यूज, ये 12,000 है। उसके बाद स्टूडेंट्स वो क्या कह रहे हैं हमारे पास, उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कह रहे हैं रिटर्न फ्रॉम कस्टमर। ये स्टूडेंट्स कौन सी रिटर्न्स हैं सेल रिटर्न्स हैं, तो ये इस मेथड यानी इस ब्रांच अकाउंट में नहीं आती बल्कि ये ब्रांच डेटर्स अकाउंट में आती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स गुड्स सेंट टू ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस, ये स्टूडेंट्स यही डेट लिखे यहाँ लिख देते हैं ना गुड्स सेंट टू ब्रांच, जो कि स्टूडेंट्स हमेशा हम यहाँ लिखते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 50,000, ये लिख लेंगे यहाँ। अगर गुड्स रिटर्न होंगी तो वो इसमें माइनस करते हैं। फिर स्टूडेंट्स को कह रहे हैं ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस फॉर पेटी कैश एक्सपेंस, ये स्टूडेंट्स पेटी कैश एक्सपेंस के लिए किसने कैश सेंड किया है हेड ऑफिस ने, तो यही लिखेंगे स्टूडेंट्स के ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस फॉर पेटी कैश एक्सपेंस। बेशक स्टूडेंट्स आप पेटी कैश एक्सपेंस भी लिख सकते हैं, लाजमी नहीं कि आप सारे पूरा सेंटेंस लिखें। फिर स्टूडेंट्स बैड डेट्स वो भी इसमें कहीं नहीं आते। फिर स्टूडेंट्स डिस्काउंट टू कस्टमर वो भी इसमें नहीं आएगा। फिर स्टूडेंट्स कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, यही कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, जो हम यहाँ लिखते हैं हमेशा कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स या कैश रिसीव्ड फ्रॉम
कस्टमर स्टूडेंट्स, बात तो एक ही है। होप सो स्टूडेंट्स आपको लेक्चर की समझ आ रही होगी। ये स्टूडेंट्स 125000 है। फिर स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं ब्रांच एक्सपेंस, स्टूडेंट्स ये पॉइंट भी इधर आएगा, ठीक है, इसके साथ साथ वाई बिकॉज ब्रांच एक्सपेंसेस तो हैं लेकिन ये कौन सी ब्रांच है, इंडिपेंडेंट, यस, तो ये वैल्यू भी इधर ही आ जाएगी 30,000। फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट आ गया लास्ट वो कह रहे हैं goods costing 1600 were destroyed due to fire and a sum of rupees 500 received from insurance company। याद रखिए स्टूडेंट्स ब्रांच अकाउंट के इस मेथड में नॉर्मल लॉस कहीं भी नहीं आता लेकिन एबनॉर्मल लॉस आता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको पता किस तरह चलेगा कि एबनॉर्मल लॉस है। याद रखिए स्टूडेंट्स एबनॉर्मल लॉस की हमेशा इंश्योरेंस करवाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ कह रहे हैं गुड्स कॉस्टिंग, गुड्स जिनकी चीजें हैं 600 जिनकी कीमत है वो डिस्ट्रॉयड, आग लग गई है ड्यू टू फायर, ठीक है जी, यानी डिस्ट्रॉयड तबाह हो गए, ठीक है जी, या खत्म हो गए, वैल्यू फायर आग की वजह से 600 वैल्यू थी उसकी, एंड अ सम ऑफ रुपीस 500 रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। और उसके बाद स्टूडेंट्स हमने जो इंश्योरेंस कराई थी तो हमें इंश्योरेंस कंपनी से कितने पैसे रिकवर हुए, 500 कैश मिल गया। तो याद रखिए स्टूडेंट्स ब्रांच अकाउंट में नॉर्मल लॉस तो कहीं नहीं आता लेकिन नॉर्मल लॉस आता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। यहाँ स्टूडेंट्स आप लिख लेंगे एबनॉर्मल लॉस, अंडरलाइन कर देंगे। स्टूडेंट्स इसमें कैश कितना मिला है 500 वो लिख लेंगे, और टोटल स्टूडेंट्स कितना लॉस हुआ 600 वो आप बाहर लिख लेंगे, और कितना नहीं मिला 100 आप इस तरह कर देंगे। यानी स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखो टोटल लॉस हुआ है 10,000 का तो हम बाहर लिखते 10,000 और कहते कि जो रिकवर हुआ या रिसीव्ड हुआ है वो 8,000, यानी कैश 8,000 मिल गया। तो स्टूडेंट्स 10,000 टोटल लॉस बाहर लिखते हैं, कैश में 8,000 लिखते और 10 में से 8,000 माइनस करते 2,000 पे इधर आ जाता अगर ये वैल्यू होती। आपको सिर्फ समझाने के लिए स्टूडेंट्स मैंने ये पॉइंट बताया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को कह रहे हैं टोटल लॉस कितना हुआ 600 बाहर आ गया, कैश कितना मिला 500, तो 600 में से 500 माइनस के स्टूडेंट लॉस रिकवर नहीं हुआ इंश्योरेंस कंपनी से तो उसको आप लॉस लिख लेंगे स्टूडेंट्स। ये सारे पॉइंट हमने कर लिए। अब स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो इससे जो पिछला लेक्चर था ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 4 का, उसमें मैंने ये बताया था कि यहाँ देखिए स्टूडेंट्स मैं एक लफ्ज लिख रहा हूँ पहले से ही, डेटर्स, यानी कौन से डेटर्स होंगे, क्लोजिंग डेटर्स। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि आपने क्वेश्चन में देखना है क्या अगर क्लोजिंग डेटर्स और कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर या कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, बात हुई की है क्लोजिंग डेटर्स या कैश रिसीव्ड, इन दो में से अगर दोनों गिवन हो तब भी ब्रांच डेटर अकाउंट नहीं बनाते, अगर दोनों गिवन ना हो तब भी नहीं बनाते। लेकिन स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग डेटर या कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर इन दो में से कोई एक पॉइंट भी ना हो तो हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, जिसके लिए मैंने आपको वर्किंग 1 का नाम दिया था। आप क्या बनाते हैं, मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट। होप सो स्टूडेंट्स अब आपको याद आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 4 का जो लेक्चर नंबर 3 था मेरे ख्याल में, ठीक है जी, मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि हमारे पास मैंने क्या बताया था कि इधर हमने सीधा क्या लिखा था डिटेल्स स्टूडेंट्स, फिर यहाँ रुपीज, फिर यहाँ डिटेल्स और फिर स्टूडेंट्स यहाँ रुपीज, ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। स्टूडेंट्स इसके लिए आपको मैंने एक तवीज भी बताया था, कंपनी के पास बहुत सीडीज हैं, क्योंकि मैंने कहा था कंपनी के अल्फाज इधर के लिए और बहुत सीडीज के अल्फाज यहाँ के लिए। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सी से क्या आता है क्रेडिट सेल, जो कि हम यहाँ लिखते हैं, लेकिन मैंने कहा था स्टूडेंट्स ऑफर ओपनिंग डेटर्स तो वो यहाँ पहले लिखा जाता है। मैंने कहा था आपने ओपनिंग डेटर्स पहले लिखना है और फिर क्या लिखना है क्रेडिट सेल। तो स्टूडेंट्स देखें ओपनिंग डेटर्स आप यहाँ से देख लें, ये गिवन है या बुक से भी देख सकते हैं, ये 25,000। फिर स्टूडेंट्स क्रेडिट सेल्स अगर आप बुक में देखें तो क्रेडिट सेल्स हमारे पास डेबिट साइड में है 1,30,000, यहाँ लिख लेंगे। फिर स्टूडेंट्स बी फॉर बैड डेट्स, तो क्या आपके पास क्रेडिट साइड पे वो बैड डेट्स लिखे हुए हैं, यहाँ लिख लेते हैं बैड डेट स्टूडेंट्स जो कि 1,000 है। फिर स्टूडेंट्स वो क्या कह रहे हैं सी से हमारे पास दो वर्ड्स थे क्लोजिंग डेटर्स या कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, तो मैंने कहा था स्टूडेंट्स सी से दो वर्ड्स में जो गिवन होंगे वो हम यहाँ लिख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स कैश रिसीव्ड सी से गिवन है तो हम यहाँ लिख लेते हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, जो कि स्टूडेंट्स कितने हैं 1,25,000। फिर स्टूडेंट्स डी से डिस्काउंट टू कस्टमर या डिस्काउंट अलाउड, ये स्टूडेंट्स क्रेडिट साइड लिखा हुआ है डिस्काउंट टू कस्टमर 2,000, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ क्या लिख लेंगे डिस्काउंट टू कस्टमर्स 2,000। फिर स्टूडेंट्स वो क्या कह रहे हैं ऐसे सेल रिटर्न्स, जिसका एक और नाम स्टूडेंट्स क्या होता है रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, क्रेडिट साइड पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर स्टूडेंट्स, जिसको हम 3,000 लिख लेते हैं, जिसका एक और नाम क्या होता है सेल रिटर्न्स।
तो स्टूडेंट्स हमें सिर्फ क्या चाहिए, क्लोजिंग डेट गिवन नहीं है तो ये फाइंड करते हैं। बाकी स्टूडेंट्स कंपनी के बहुत चीजें हमने यहाँ कर ली है, अल्फाज सारे लिख लिए हैं। स्टूडेंट्स लाजमी है कि सारे पॉइंट्स गिवन हो, तो जो गिवन होंगे सिर्फ वो लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स आपके पास मैंने कहा था ऑलमोस्ट डेबिट साइड बड़ी होती है, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 1,55,000। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये इधर भी लिख लेंगे, ये वैल्यू इनको ऐड करके इधर भी लिखा और इधर भी। अब स्टूडेंट्स इसमें बाकी वैल्यू सारी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यू बच जाएगी वो है 24,000। और स्टूडेंट्स हम क्या नाम देंगे, क्लोजिंग डेटर्स, जो कि स्टूडेंट्स कहाँ वैल्यू आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। होप सो स्टूडेंट्स आपको लेक्चर की अब तक समझ आ रही होगी। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्लोजिंग डेटर्स हमने लिख लिया, अब इन सबको हम ऐड कर लेते हैं। 45,000 प्लस 1,25,000 प्लस 600, ये भी स्टूडेंट्स ऐड करना है, प्लस 1850 प्लस 15,000 प्लस 12,000 प्लस 24,000। स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आ गई 2 2 3 4 5 और 0, यानी 2,23,450। फिर स्टूडेंट्स यही वैल्यू इधर भी आ जाएगी 2,23,450। स्टूडेंट्स ने सबको प्लस किया, इधर भी लिखा और इधर। अब इसमें क्या करेंगे, ये सारे जो डेबिट साइड है हम माइनस कर लेते हैं। तो लेट्स सी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आंसर आता है। फिर माइनस करेंगे 16,000, फिर माइनस 50,000, फिर 45,000, फिर 2,500 और लास्ट स्टूडेंट्स 30,000। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आया 32,950, जो कि स्टूडेंट्स बुक का यही आंसर है बुक में 32,950। और स्टूडेंट्स इसको हम क्या नाम देंगे, प्रॉफिट। और स्टूडेंट्स यही हमारा बुक का आंसर है। और यही तक स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं।